जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है AKS मैथमेटिक्स पे। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा टॉपिक है जैसे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ये सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्या, इनको को प्राइम नंबर्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर्स। ठीक है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे फॉर एन एग्जांपल दो संख्याएं हमने ली, एक तो ए और एक बी। दो संख्याएं हमने ले ली ए और बी, ये दो संख्याएं हैं हमारे पास में। अब क्या है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल ए है हमारे पास में 7, बी है हमारे पास में 11। ए 7 है, बी 11 है। आप देखिए इन दोनों संख्या का कोई कॉमन फैक्टर निकलता है? नहीं निकलेगा। जैसे आप 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 1। 11 को आप क्या लिख सकते हैं? 11 गुणा 1। ठीक है। इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है, यानी कि दो ऐसी संख्याएं, दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं वो आपस में सहअभाज्य कब कहलाएगी? जब उनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए। आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 10 है, इस तरह से कोई कॉमन फैक्टर उनका नहीं निकले तो वो सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर देखो आप ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। और इनका फिर ऐसी स्थिति में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आगे हम पढ़ेंगे जब हमारे टॉपिक आएगा महत्तम समापवर्तक। इसको मैसे कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक। तो जब इन दो संख्याओं का ऐसी स्थिति में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक फिर एक ही मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? एक, क्योंकि और तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, एक को हम कह सकते हैं, तो इसलिए इनका में से क्या आता है? एक। यानी दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका या तो में से एक हो वो सहअभाज्य कहलाएगी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, एक तो है मेरे पास 21 और एक है मेरे पास 63। ये दो संख्याएं हैं। आप देखो 21 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 × 7। 63 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 तरीका 9, 9 7 63। आप देख सकते हैं यहाँ इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 3, 7 भी आ रहा है, बट अपने को तो कोई भी एक कॉमन फैक्टर चाहिए। अगर दो संख्याओं में कोई भी एक कॉमन फैक्टर है तो ऐसी स्थिति में वे सहअभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होगी? जिनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर्स होना ही नहीं चाहिए, अवेलेबल नहीं होना चाहिए, उनका में से कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। यहाँ कॉमन फैक्टर्स आ रहा है, यानी दोनों सहअभाज्य संख्याएं आपस में नहीं है। अगर मैं बात करूं 21 और 16 की, तो देखिए आप 21 का फैक्टर है 3 × 7, 16 का फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 2। आप देख सकते हैं इनमें कोई कॉमन फैक्टर, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान है? नहीं है। तो ये दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। मेरे हिसाब से आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा सहअभाज्य संख्याओं का। आगे देखते हैं हम अगला हम बात करते हैं दोस्तों सम संख्या, इवन नंबर्स। ये तो हम जानते हैं, जाहिर सी बात है, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो। अगर 2 से पूरी तरह से विभक्त है तो वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। उसको हम इवन नंबर कहेंगे। हमने आपको बताया था कि 2 से विभाजित होने का क्या नियम होता है? संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कुछ भी है तो ऐसी स्थिति में वो संख्या 2 से विभाजित होगी, और 2 से विभाजित होने वाली हर एक संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके पास 68 लिख दूं, इकाई का अंक 8 है, 2 से विभक्त होगा, सम संख्या होगी इसका मतलब। जैसे 72 हुआ है, 84 हुआ। तो इस तरह से कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। इसी तरह से विषम संख्या क्या होती है? ओड नंबर्स क्या होता है? देखो विषम संख्या यानी वह संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9, इनमें से कुछ भी हो। अगर ये है तब तो विषम संख्या है, और ये अगर इकाई के अंक हो, जैसे 731 में इकाई अंक 1 आ गया तो विषम संख्या है। जैसे मैं आपको कहूं यहां क्या आ रहा है? इकाई अंक 8, यानी ये विषम संख्या नहीं है, ये क्या है? सम संख्या है। अगर मैं बात करूं इसमें, इस संख्या में इकाई अंक क्या आ रहा है? 9,
9 आया यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। या तो यही अंक हो या किसी भी संख्या का इकाई का अंक इनमें से हो, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो अभी अपन ने सहअभाज्य संख्या के बारे में बात करी थी। तो देखो अब अभाज्य संख्या क्या होता है ये समझ लेते हैं अपन। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिनके अधिक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल कितने हो, दो। जैसे कोई भी संख्या जैसे फॉर एन एग्जाम्पल में कर दो आपको, ये एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लेते हैं 7। आप देखिए 7 का गुणनखंड क्या होगा, 7 इंटू 1, यानी कि उस संख्या का गुणनखंड या तो वो खुद स्वयं हो या क्या हो, 1। या अन्य शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जिसमें या तो 1 का भाग जाए या उस स्वयं का भाग जाए, या तो 1 का भाग जाए या उसका खुद का ही भाग जाए, वो क्या होगी, अभाज्य संख्या। यानी 1 के और उसके खुद के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या विशेष क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे आप कह सकते हैं कि साहब 2 हुआ, 2 में या तो 2 का भाग जाता है या 1 का जाता है। 3 हुआ, 5 हुआ, 5 में देखो आप या तो 5 का जाएगा या 1 का जाएगा। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 में 4 का जाता है, 1 का जाता है, लेकिन 2 का भी जाता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 नहीं है क्योंकि इसमें 3 का भी भाग जाता है। 9 और 1 का तो जाता ही है, साथ में 3 का भी इसमें भाग जाता है। 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, 19 एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं हैं। आप लोगों को एक विशेष फैक्ट है जो हमेशा ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 25 है। 1 से 100 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 25। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछ लिया गया कि 1 से 100 के मध्य स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो कितनी अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 के बीच में, 25। हमेशा ध्यान रखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, क्या 1 अभाज्य संख्या है क्या, खुद 1 जो है वो अभाज्य संख्या है क्या? दोस्तों खुद 1 अभाज्य संख्या नहीं है, हमेशा ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि शुरुआत ही यही से होती है, शुरुआत ही यही से होती है। एक कंपटीशन का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, यानी कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो केवल और केवल मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, वो कितनी है, 2। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हमारे लिए कंसेप्ट था, काफी इजी था, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। आप वीडियोस को देखें और ऑब्जर्व करें काफी बारीकी से। कुछ भी अगर चीज समझ में नहीं आती आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे करें। दोस्तों में प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार क्या कंपटीशन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास बात करता हूँ, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि संख्या है कोई 173, एक कोई संख्या है 173, वो पूछ ले कि क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं। अब इसका कैसे पता करें, तो आपको क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या लेनी पहले जिसका वर्ग इससे बड़ा होना चाहिए, जिसका वर्ग इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हम जानते हैं 14 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 196 होता है। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। आप देख सकते हैं 14 का जो वर्ग है वो इससे बड़ा है, तो आपको ये संख्या ले लेनी। क्या लेना है आपको, 14। आप देख रहे हो 14 का वर्ग जो क्या आ रहा है 196, और ये 196 173 से बड़ा है, बराबर भी हो सकता था। तो आपको ऐसी संख्या का ही वर्ग लेना है जो या तो उस संख्या के बराबर हो या उससे बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 14 का वर्ग आ गया अपने पास, तो आपको क्या करना है, 14 का भाग इसमें देके देखना है। 14 का भाग इसमें जाता है क्या, नहीं जाता दोस्तों, 14 का भाग इसमें नहीं जाता। या फिर 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इनका आप भाग देकर इसमें देखें क्या इसमें भाग जाता है। आप देखेंगे इनमें से किसी का भी भाग इसमें नहीं जाता है, भाजकता के नियम आपको बता दिए गए हैं। आप इनका डिवाइड करके देखें, किसी का भी भाग इसमें नहीं जाएगा। वहीं अगर आपको पूछ लिया जाए कि एक संख्या है जैसे 341, क्या यह अभाज्य संख्या है क्या? आप जानते हैं यहाँ पर 18 का वर्ग होता है 324, जबकि 19 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 361। तो आपको वही संख्या लेनी है जो या तो इससे बड़ी हो या इसके बराबर हो। आप यहाँ देख रहे हो 19 का स्क्वायर जो कि हमारे पास 361 आ रहा है, वो 341 से
बड़ा है, यही लेना है आपको। 324 तो छोटा था इसलिए वो अपने नहीं लिया। आप देख रहे हैं या तो 19 का भाग इसमें देखे अगर जा रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे देखा इनमें से किसी का भी भाग नहीं गया तो वो क्या हो गई, एक 173 जो है ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। यहाँ 341 में अपन को भाग देके देखना है इसका और इससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का, तो वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये अभाज्य संख्या है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो 11 है उसका डिवाइड जा रहा है। देखें आप 341 में 11 का डिवाइड करें, 11 दिया 33, बचा 1, 11 एकम 11। आप देख रहे हैं 11 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि संख्या अभाज्य कब होगी, कब अभाज्य नहीं होगी। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको, काफी इजी कंसेप्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो हमारे को देखने में काफी टफ लगते हैं बट इनका काफी इजी कंसेप्ट होता है। तो आप लोग समझे ऐसे क्वेश्चंस को भी, काफी इजी था। एक कंपटीशन में कई बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन। अगला हम बात करते हैं संख्याओं में भाग संक्रिया। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है संख्याओं में भाग संक्रिया। इसको कह सकते हैं डिवीजन ऑपरेशन, यानी भाग संक्रिया ऑफ नंबर, संख्याओं की जो भाग संक्रिया है। जाहिर सी बात है, देखने में लग भी रहा है कि हर एक संख्या किसी न किसी के भाजक के रूप में, भागफल के रूप में, गुणनफल के रूप में ही लिखी हुई होती। कैसे? जैसे मैं कह दूं कि कोई संख्या है ए, मैंने उसको डिवाइड करा बी से। कोई संख्या ए है मेरे पास, डिवाइड कर रहा हूं बी से, तो मैं कह रहा हूं क्यू बार इसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्यू बार इसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और शेषफल में आता है मेरे पास आर। ए कोई संख्या है जिसमें मैंने बी का डिवाइड करा, क्यू बार भाग गया और आर मेरे पास जो भी शेषफल आता है वो। तो यहाँ ए क्या होता है? ए होता है दोस्तों भाज्य। ए क्या होता है मेरे पास? भाज्य। बी क्या होता है मेरे पास? भाजक। क्यू क्या होता है? भागफल। और आर क्या होता है? शेषफल। तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है? अब इसी चीज को अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे यहां पर देखें अपन कि मुझे डिवाइड करना है यहां पर 21 में। एक ही जगह में क्या लिया? 21, जो कि मेरा भाज्य है। इसमें मैंने डिवाइड करा, देखा 21 भाज्य है, ये भाज्य। इसमें मैंने डिवाइड करा, जो भाजक है मेरा वो है 6 का डिवाइड कर रहा हूं। कितनी बार भाग जाएगा? जो कि भागफल होगा 3 बार, 6 3 18, और शेषफल कितना आ जाएगा? 3। आप देख सकते हैं भाज्य है मेरा 21, भाजक है और भागफल है 6 और 3। तो भाजक इंटू भागफल 6 इंटू 3, भाजक इंटू भागफल, और इसमें जो भी शेषफल बच रहा है उसे ऐड कर दो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप जब भी भाजक यानी जिसका भाग दिया जाना है, भागफल जितनी बार भाग गया, इन दोनों को तो आप गुणा कर दें और जो भी शेषफल बच रहा है उसे जोड़ दें। अगर आप ये सारा कुछ करते हैं प्रोसीजर तो आपको वापस क्या प्राप्त हो जाएगा? भाज्य। वह संख्या जिसमें भाग दिया जाना था, 21 में दिया जाना था, किसका दे रहे हैं? 6 का। कितनी बार गया? 3 बार। शेषफल बचा 3। तो हमारे पास क्या होता है एक्चुअली में? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मेरे हिसाब से कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको। इसको आप इस रूप में याद रखें कि एक ए अगर हमारे को ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? भाजक इंटू भागफल, यानी बी इंटू क्यू, और उसमें क्या ऐड कर देंगे? आर। ये हमारे पास में क्या होता है? संख्याओं में भाग संक्रिया। इसी को शेषफल प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। काफी सारे क्वेश्चंस इसके भी कंपटीशन में कई बार पूछ ले जाते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। तो ये है हमारे पास में संख्याओं में भाग संक्रिया, डिवीजन ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स। हमने ये समझा कि किस तरह से हमने भाज्य में किसी संख्या का भाग दिया जो कि भाजक होती है, तो कितनी बार गया वो भागफल, जो बचा वो शेषफल। तो इस तरह से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमारे पास एक थ्योरम है, शेषफल प्रमेय के नाम से भी इसे जाना जाता है। और हम आगे इस तरह के वीडियोस के बारे में बात करेंगे कि शेषफल प्रमेय से रिलेटेड क्या कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, क्या कुछ चीजें होती है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस लगातार आते जा रहे हैं, आप लोगों को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग में से कई सारे लोग चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा आप लोग इंकरेजमेंट कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं बार बार। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं एक बार फिर मिलूंगा आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।